ठीक है संदीप, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। अनमोल, आपका रुख करते हुए, लोगों को बहुत उम्मीद है इस बार के बजट से। लोग सोच रहे हैं और कह भी रहे हैं कि इस बार के टैक्स रिजीम में थोड़ा उनको बदलाव मिले और जो 7 लाख का अमाउंट है उसको बढ़ाकर 10 लाख कर दिया जाए। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने वित्त मंत्री को भी सुना था, हरपाल सिंह चीमा कह रहे थे कि पंजाब को लेकर कुछ विशेष पैकेज होना चाहिए या फिर आम लोगों को लेकर कुछ यहाँ पर विशेष पैकेज होना चाहिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल होना चाहिए खास तौर पर। बिल्कुल, देखिए, जो अगर केंद्र बजट की बात की जाए और केंद्र बजट का पंजाब से जो रिलेशन है, पंजाब से हमेशा ये कहा जाता है कि केंद्रीय जो बजट आता है वो पंजाब के लिए, उसमें कोई स्पेशल पैकेज नहीं होता। पंजाब बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है पंजाब को, तो वहाँ पर ज़रूर एक स्पेशल पैकेज की डिमांड की जाती है। आम लोगों की बहुत उम्मीदें होती हैं। अब लोगों की उम्मीदों के ऊपर अगर बात की जाए तो लोगों की काफ़ी उम्मीद है कि उनकी जो जेब पर जो बोझ पड़ता है उसको किसी तरह से कम किया जाए। वहीं अगर पंजाब सरकार की बात की जाए तो हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि जो केंद्र बजट है वो पंजाब के लिए किसी भी तरीके का फायदेमंद साबित नहीं होता। आम लोग क्या इस बजट से उम्मीद रखते हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे जरूर। राहुल जी, अगर बात बताएं आपको कि जिस तरह से बजट पेश किया जा रहा है, हर साल एक बजट आता है, बजट के अंदर उम्मीदें भी होती होंगी आपकी। आज कुछ ही देर बाद, आपसे लगभग 15 से 20 मिनट बाद जो किया है बजट पेश किया जाने वाला है, उम्मीदें एक बिजनेसमैन के तौर पर आपकी क्या कुछ है? हमारा यही कहना है, जो आम आदमी के ऊपर हमेशा टैक्स का बोझ दिया जाता है वो स्लैब कम करा जाए, क्योंकि अमीर और अमीर हो जा रहे हैं, गरीब और गरीब हो जा रहे हैं। टैक्सेशन के ऊपर वेट करा जाए। एक पानी का भी मुद्दा है, अगर देखा जाए पहले पानी होता था, अभी आप पानी का स्तर भी बहुत नीचे चला गया, आप लास्ट देखते भी हो, क्योंकि जो पंजाब के जो हालात हैं, ग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा चुका है। वो क्राइसिस सबसे ज़्यादा है, अगर क्योंकि अपने आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा ही, क्योंकि अगर हमें अभी अपना पानी इतना नीचे चला गया, आने वाले कभी सरकार पानी की तरफ कभी आज तक ध्यान नहीं देती। इनके ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। वर्ग अगर बात की जाए, अलग अलग वर्ग होते हैं समाज में। एक रिच जो शख्स है या एक पुअर शख्स है और बीच में एक मिडिल मैन है। जो मिडिल क्लास फैमिली, आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा बोझ मिडिल क्लास पर ही जो किया पड़ता है? मिडिल क्लास पे सबसे ज़्यादा बोझ जा रहा है, क्योंकि रिच पीपल और रिचर हो आपको आप रुपए की गिनती यहाँ कर करके बताना चाहते हो। ये बजट मायूस ना करे, लेकिन सबसे बड़ी बात है, कुंभ में जो लोगों की जान गई है वो प्राथमिकता है समाजवादी पार्टी की। थैंक तो देखिए, बजट को लेकर यहाँ पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। संदीप, अनमोल, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। सबसे पहले आपसे यही सवाल रहेगा कि इस बार के आम बजट को लेकर मिडिल क्लास क्या उम्मीद करे, टैक्स को लेकर क्या उम्मीद करे, क्या राहत मिल सकती है? अभी तक आप क्या देख पा रहे हैं, अभी आपको क्या लग रहा है? देखिए, बजट अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप सबको खुश नहीं कर सकते। अगर आप मिडिल क्लास को बहुत ज्यादा राहत देते हैं तो दूसरी जगह प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती है, नहीं देते हैं तो एक बहुत दिनों से मिडिल क्लास की एक शिकायत चल रही है कि साहब सारा बोझ हमारे ऊपर डाला गया है। तकरीबन 8 से 9 करोड़ लोग इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, उसमें 5 करोड़ लोग जीरो टैक्स फाइल कर रहे हैं। कुल मिलाकर 3 करोड़ लोगों के टैक्स से देश चल रहा है। एक ये कंसेप्ट बनाया गया है मिडिल क्लास को लेकर खास तौर से कि साहब 3 करोड़ लोग केवल इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं और उससे पूरा देश चल रहा है। पर क्या ये सच है? क्या इनकम टैक्स फाइल करना ही टैक्स फाइल करना है? वो लोग जो नमक को छोड़कर हर खाने के पदार्थ पे टैक्स दे रहे हैं, वो लोग जो बिजली पे टैक्स दे रहे हैं, पानी पे दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, डीजल पे दे रहे हैं, पेट्रोल पे दे रहे हैं, खाने की हर वस्तु पे जीएसटी दे रहे हैं, क्या वो टैक्स नहीं है? तो एक ही जो एक कंसेप्ट बना है और ये मुझे लगता है कि ये एक लोगों की भावनाओं को बहुत नॉन प्रैक्टिकल लेवल तक ले जाने का एक तरीका है, जहां आप लोगों को बताते हैं कि देखिए साहब, केवल मुश्किल से 3 करोड़ लोग इस देश को चला रहे हैं और बाकी लोग मुफ्त का खा रहे हैं। मैं नहीं मानता कि सिर्फ इनकम टैक्स ही टैक्स नहीं होता। हम हर तरह से टैक्स देते हैं, हम जीएसटी देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, बिजली टैक्स देते हैं। तो ऐसा कहना कि केवल कुछ लोगों के कंधों पे देश चल रहा है, मेरी समझ में गलत होगा। अब रही बात जहां तक मिडिल क्लास की है, मिडिल क्लास है क्या, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इसकी अलग अलग परिभाषाएं आई हैं और अब फिलहाल अर्थशास्त्री मानते हैं कि हर वो आदमी या हर वो परिवार जो अपने खाने पीने, शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा कुछ पैसे
एक्स्ट्रा खर्च करने की हैसियत रखता है। कोई किताबें खरीद सकता है, पर्यटन पे जा सकता है, तीर्थ यात्रा कर सकता है। तो वो मिडिल क्लास है। जिसके पास 2 पैसे एक्स्ट्रा हो गए खर्च करने के लिए, उसे ही आप मिडिल क्लास मान लेते हैं। और आज की तारीख में तो आप देख रहे हैं कि टूरिज्म हमारे लिए एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, और रिलीजियस टूरिज्म, धार्मिक पर्यटन बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि अगर आप मिडिल क्लास को राहत देंगे तो वो आगे निकलेगा, और वो कंज्यूम करेगा, पैसे खर्च करेगा। और पैसे खर्च करना ही मिडिल क्लास का तो एक पैसे ऐसी खर्च क्वालिटी करेगा है। सर, तो पैसे खर्च करने के लिए पैसे बचने भी तो चाहिए। इसीलिए वो कह रहे हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का ये जो स्लैब है अभी है, जो 7 लाख रुपए तक का है, उसको 10 लाख करने की हालांकि ये उम्मीद है लोगों में। लेकिन दूसरी तरफ इन्फ्लेशन रेट को हम देखें, वो भी पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ा है। और कल भी जब पीएम मोदी संसद के बाहर पहुंचे थे, उन्होंने लोगों को जब संबोधित किया, 3 आईज का उन्होंने जिक्र किया था, इन्वेस्टमेंट, इंक्लूजन और इन्वॉल्वमेंट। तो आपको लगता है कि थोड़ी बहुत राहत मिडिल क्लास को मिल सकती है? क्योंकि 2024 में जो बजट पेश किया गया था, पूर्ण बजट 23 जुलाई को, वो काफी मायने में वो फ्लैट साबित हुआ था। तो इस बार थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है महंगाई के तौर पर, या फिर हम रोजगार के तौर पर कह ले, लोन के तौर पर देख ले, मेडिकल कंडीशंस में देख ले। तो देखिए, वैसे तो ऐसा कोई साल नहीं गया है जब मिडिल क्लास के स्लैब को थोड़ा ना थोड़ा राहत ना दी गई हो। लेकिन इस बार अगर आप सुने तो प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री तक लगातार मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं। और चूंकि वो बजट के पहले ही मिडिल क्लास का जुमला बार बार सामने आ रहा है, पीएम की जुबान पे आ रहा है, एफएम की जुबान पे आ रहा है, तो आप मान के चलें कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस आपको नजर आएंगे। जब आपने पिछली बार दिया था, इसके पिछली बार भी दिया था, तो लोग उससे बहुत संतुष्ट नजर नहीं आए थे। अभी देखना होगा कि वो किस हद तक आपको सेटिस्फाई कर सके। मेरा अपना ये भी मानना है, एक आखिरी बात मेरी, कि साहब आपका जो फार्म सेक्टर है, जो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो सबसे बड़ा इस देश का सेक्टर आज भी है। जब तक उसमें बिल्कुल। और अगर बात यहाँ पर खेती की हो रही है तो हम अनमोल आपका रुख करना चाहेंगे। अनुपम जी, लौटूंगी मैं आपके पास। अनमोल, आपका रुख करते हुए, चूंकि पंजाब कृषि प्रधान क्षेत्र है, और ऐसे में किसानों को इस बार बजट से क्या उम्मीद है? एक तरफ हमने पिछले बार भी देखा था कि लोगों को उम्मीद थी कि किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो 6,000 से 12,000 तक कर दी जाएगी। हालांकि पिछले बार के बजट में कुछ खास चीजें देखने को नहीं मिली। तो क्या इस बार भी वही उम्मीद कर रहे हैं? इसके अलावा जो भी इक्विपमेंट्स है उसे टैक्स फ्री या फिर एक सीमित टैक्स में करने की उम्मीद? जी बिल्कुल। देखिए, अगर खेती की बात की जाए, पंजाब की बात की जाए, तो पंजाब जो कि एक एग्रेरियन स्टेट है। पंजाब के अंदर जो कि है मुख्य रूप से जो कि है, अगर इकोनॉमी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो सर्कल जो पूरा इकोनॉमी का घूमता है, वो सबसे पहले जो कि है खेती से घूमता है। जितने भी रूरल एरियाज हैं उनके पास देखिए कोई रेगुलर इनकम नहीं होती, उनके पास मंथली बेसिस पे इनकम नहीं आती। वो अपनी फसल तैयार करते हैं, एक बार फसल बेच के मंडी में जो कि है उस बिहाफ पे जो एक अमाउंट लेके आते हैं, उसको अपने घरों में रखते हैं और उसी को वो पूरे साल उसको इस्तेमाल करते हैं। अब उनकी उम्मीदों की बात की जाए तो जिस तरह से आपने बताया किसान सम्मान निधि की जो राशि थी उसको बढ़ाने की उम्मीद थी, वो इस बार भी है। साथ ही साथ खास तौर पर अगर बात की जाए अब खेती की, तो खेती कहीं ना कहीं दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। जो फार्मिंग है, फार्मिंग को लेकर कई चीज़ें ऐसी हैं जो अपडेट्स आए, डेवलपमेंट्स आई, लेकिन उसके चलते कहीं ना कहीं किसान की जेब पर बोझ भी जो किया वो बढ़ता जा रहा है। अगर बात की जाए खास तौर पर इक्विपमेंट्स की, जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, वो इक्विपमेंट्स के ऊपर भी टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा है। उन इक्विपमेंट्स के ऊपर भी जो कि काफ़ी ज़्यादा कहा जा सकता है कि उनको यूज़ करना बहुत महंगा पड़ता है। अब अगर बात की जाए जिस तरह से पराली, क्योंकि बहुत बड़ा कंसर्न रहता है हमेशा पराली, स्ट्रॉ जो की होती है, अब उस स्टबल बर्निंग के जो इशू है उसको अगर हटाने के लिए अगर रीपर का इस्तेमाल किया जाए या फिर उसकी जगह पे और मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए, उनको एक जो कि है यूज़ करने के लिए काफ़ी खर्चा जो कि है सामने आता है। डीजल का काफ़ी उपयोग किया जाता है। उन जो मशीन्स को अगर वो हायर करते हैं तो वो बहुत उनको महंगी पड़ती हैं। वो क्यों महंगी पड़ती है? क्योंकि उनके ऊपर टैक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं किसानों की उम्मीद ये है कि इन जो कि इक्विपमेंट्स है इनके ऊपर से टैक्सेस जो हैं उनको टैक्स फ्री कर दिया जाए। और ख़ास तौर पर जो डीजल का यूज़ किया जाता है इन मशीन्स के अंदर, रीपर के अंदर, या फिर जो भी स्टबल बर्निंग के लिए इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाएंगे, क्यों अलग अलग, क्योंकि इसके अंदर इन सीटू और एक्स सीटू मैनेजमेंट के जरिए जो किया है इस
स्टबल को जो किया मैनेज किया जाता है। तो उसके लिए जो अलग अलग मशीन्स यूज होती हैं उसकी स्किल जो किया है वो लोगों को दिलवाई जाए, और खासतौर पर बजट से उम्मीद की जाए तो बजट के अंदर ये उम्मीद जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो टैक्सेस हैं उन टैक्सेस को वेव ऑफ जो किया वो कर दिया जाए, और जो खास तौर पर जो डीजल, क्योंकि डीजल काफी ज्यादा मात्रा में यूज होता है, तो उस डीजल की ऊपर भी जो किया जो कि सिर्फ फार्मिंग के लिए यूज होने वाला है उसको भी जो किया टैक्स फ्री करवाया जाए। तो ऐसी कई उम्मीदें हैं, किसानों की भी देखना होगा किस तरह से ये उम्मीदें जो किया क्या पूरी होती नजर आती है या फिर पिछली बार की तरह किसानों को जो किया वो निराशा मिलती है। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। अनुपम जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए